हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे इज डे नंबर 14 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे, कुछ एमसीक्यूज पर डिस्कशन कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। तो सबसे पहले उन्हीं एमसीक्यूज पर देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक गाइस। तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में, वो क्वेश्चन था इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में कौन सा पॉइंट वैलिड है। तो यहां पर हम लोग को जो वैलिड आंसर मिला था वो क्या था, मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन दी मेमोरी। यानी एक से ज्यादा प्रोसेस अगर मेमोरी में है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। परफेक्ट। सो मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन दी मेमोरी, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना तो हार्डवेयर है, ना इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सॉफ्टवेयर रूटीन्स का कलेक्शन है। तो ये आपके किस तरीके के सॉफ्टवेयर में काउंट होता है, तो आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स, राइट। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, यूजर एक्शन सच एज की स्ट्रोक और माउस क्लिक आर रिफर टू एज। यानी यूजर के द्वारा जो एक्शन किए जाते हैं, जैसे की स्ट्रोक, कीबोर्ड से की स्ट्रोक, या माउस के द्वारा जो क्लिक्स होती हैं, आर रिफर टू एज, इनको क्या बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में, इंटरप्ट, टास्क, प्रोसेसेस, या इवेंट। तो हम लोग जानते हैं ये इवेंट होते हैं जो यूजर के एंड से ट्रिगर होते हैं। तो जितनी भी चीजें जो यूजर करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। और बेसिकली ये जो इवेंट यहाँ पर एकर हो रहे हैं, ये एज अ ट्रिगर के फॉर्म में होंगे और ये एक्शन को क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वहां पर इंटरप्ट होता है। क्या होता है, इंटरप्ट। तो इसका मतलब यूजर एक्शन सच एज अ की स्ट्रोक और माउस क्लिक आर रिफर टू एज इवेंट, और इनके द्वारा जो डेवलप होता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो इसका मतलब कि अगर डीएमए के केस में ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर इंटरप्ट हो जाता, लेकिन यहां पर की स्ट्रोक और माउस के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। डीएमए के केस में इंटरप्ट होगा और की स्ट्रोक और माउस के केस में क्या होगा, इवेंट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड फोल्डर मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, विंडोज एक्सप्लोरर का, विंडोज कंट्रोल पैनल का, माई कंप्यूटर्स का, या माई डॉक्यूमेंट का। तो देखिए पहले इसको फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाने लगा था, है ना। और अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये विंडोज एक्सप्लोरर है, और नॉर्मली अगर हम इसको बात करें तो ये क्या है, फाइल एक्सप्लोरर है। तो आंसर यहां पर करेक्ट होगा, दैट इज फर्स्ट वन, विंडोज एक्सप्लोरर। तो जितनी भी हमारी ड्राइव्स होती हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सभी ड्राइव्स हमारी कैसी होती हैं, ये सभी ड्राइव्स जहां पर मिलती हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज विंडोज एक्सप्लोरर। और विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, विंडोज के साथ ई प्रेस करी तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यानी वही ओपन होगा जो माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करने पर ओपन होता है। यानी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड सो ऑन वाला जो पैनल है, दैट इज कॉल्ड विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ऑपरेट द मोबाइल फोन इज। कह रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो मोबाइल फोन को ऑपरेट करने में मदद करता है। तो मोबाइल फोन में यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा होगा, स्मार्ट कार्ड, एम्बेडेड, मल्टी यूजर,
या नन ऑफ दी अबव? देखिए मोबाइल फोन के केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या तो एंड्रॉयड होगा या सिम्बियन, जो कि अब नहीं चलता है, नोकिया का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, दैट इज सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑब्सोलीट हो चुका है। और एंड्रॉयड का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद iOS का भी शेयर है। विंडोज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फ़ोन के केस में। लेकिन iOS की अगर हम बात करें, है ना, और दूसरा एंड्रॉयड की अगर हम बात करें, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखा भी था हम लोगों ने कि ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग में काउंट होगा। वेयर एज इसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? सेकेंड वन, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट अ वैलिड फाइल सिस्टम। इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम वैलिड नहीं है? FAT16, FAT32, NTFS या FXZ? तो हम लोग जानते हैं FAT16, 32, NTFS और HFS ये हमारे फाइल सिस्टम हैं, जबकि FXZ ये कोई भी फाइल सिस्टम का टाइप नहीं है। तो आंसर होगा यहां पर फोर्थ वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच इज बिल्ट डायरेक्टली ऑन दी हार्डवेयर। कह रहा है ये डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर बिल्ड किया जाता है, यानी हार्डवेयर के ऊपर ये डिपेंडेंट है। कंप्यूटर इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड इन स्टार्टिंग विंडोज। विंडोज को स्टार्ट करने के लिए कौन सा इसमें से मोड एप्लीकेबल नहीं है? कमांड प्रॉम्प्ट, सेफ मोड, नॉर्मल मोड या टर्बो मोड? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ स्टार्टिंग विंडोज? देखिए कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सेफ मोड में जाकर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में हम लोग रहते ही हैं, तो जिस मोड में ओपन होता है, बूट होता है कंप्यूटर, वो नॉर्मल मोड ही होता है। लेकिन टर्बो मोड कोई भी मोड नहीं है। तो आंसर यहां पर होगा फोर्थ वन, टर्बो मोड इज नॉट कंसीडर्ड एज एनी मोड इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में टर्बो मोड कुछ भी नहीं होता है। तीन तरीके के मोड होते हैं, कमांड, सेफ और नॉर्मल। वेरी गुड। Which of the following is default mode for Windows to start? विंडोज को स्टार्ट करने के लिए जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है वो कौन सा है? कमांड प्रॉम्प्ट, सेफ मोड, नॉर्मल मोड या नन ऑफ दीज? तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये बात डिस्कस करी कि वो मोड जो हमारा बाय डिफॉल्ट है, वो मोड जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली बूटिंग के समय या बूट होने के बाद में जो मोड आता है, वो कैसा है? नॉर्मल मोड है। तो आंसर यहां पर रहने वाला है 3 इज द करेक्ट वन, दैट इज नॉर्मल मोड। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीएफएस? एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फैट होता है फाइल एलोकेशन टेबल, और एनटीएफएस की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी फर्स्ट इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच बटन माइट यू फाइंड इन अ विंडोज टाइटल बार? देखिए विंडोज की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाली जो बार होती है वो टाइटल बार होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। तो सबसे ऊपर वाली जो बार होती है वो टाइटल बार है, और यही वो बार है जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज ये तीनों बटन होते हैं। कौन कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। देखिए यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। जो आपका मैक्सिमाइज है ना, इसका नाम बदल दिया गया है। अगर आप लोग लेटेस्ट में देखेंगे तो मैक्सिमाइज को हम लोग मैक्सिमाइज नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या कोई बता सकता है?
लेटेस्ट विंडोज के केस में जो आपका मैक्सिमाइज है इसको बदल के क्या कर दिया गया है ना, ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अब मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज नहीं होता है, अब होता है मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज। तो मैक्सिमाइज की जगह पर अब जो टर्म यूज होने लगा है वो क्या है, रीस्टोर। और दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैक्सिमाइज में एक स्क्वायर होता है ना, अगर आप देखेंगे मैक्सिमाइज की जो आइकन होता है उसमें एक स्क्वायर सा बना रहता है, लेकिन रीस्टोर के केस में दो स्क्वायर होते हैं, एक स्क्वायर के ऊपर छोटा सा एक और स्क्वायर होता है ना, दैट इज कॉल्ड रीस्टोर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज फैट स्टैंड्स फॉर, फैट की फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज फाइल एलोकेशन टेबल, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, इसमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है, एंटीवायरस है, वर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या डेटा रिकवरी है। तो यूटिलिटी के केस में कौन कौन से आते हैं, डिस्क क्लीनअप आता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क बैकअप भी आता है और एंटीवायरस भी इंक्लूड करते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, एंटीवायरस इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिएगा, विच फाइल सिस्टम डॉस टिपिकली यूज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस डॉस किस तरीके के फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, FAT16, FAT32, NTFS या LMFS। तो हम लोग जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और इसमें FAT16 का यूज होता था। किसका यूज होता है, FAT16 का। तो फर्स्ट यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा, विच फाइल सिस्टम विंडोज 95 टिपिकली यूज, विंडोज 95 में कौन से फाइल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, FAT16, FAT32, NTFS या LMFS। बिल्कुल, और यहां पर करेक्ट आंसर होगा विंडोज 95 के केस में, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है विंडोज 95 के साथ, आंसर बनने वाला है FAT32। FAT32 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग एप्लीकेशंस में अपीयर ऑन सिस्टम ट्रे एक्सेप्ट। देखिए सिस्टम ट्रे क्या होती है, ये हम लोग ने अभी प्रीवियस सेशन में ही जाना था कि सिस्टम ट्रे को हम लोग नोटिफिकेशन एरिया भी बोल सकते हैं, और ये जो सिस्टम ट्रे है, ये जो नोटिफिकेशन एरिया है, इसके ऊपर क्या सिस्टम क्लॉक होती है, तो आंसर है बिल्कुल डेट और टाइम होती है, सिस्टम क्लॉक अवेलेबल है। वॉल्यूम को कंट्रोल करने वाला बटन भी अवेलेबल होता है, वेरी ट्रू। नेटवर्क कनेक्शन यानी लैन और वाईफाई भी इंडिकेट होता है, तो ये भी सही है। MS ऑफिस सूट बिल्कुल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रे का पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, MS ऑफिस सूट हो जाएगा, यानी फोर्थ इज दी करेक्ट वन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपनिंग फाइल। तो फाइल को सेव या ओपन करने की जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है वो क्या है, डेस्कटॉप है, माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट है या ऑल ऑफ दी अबव है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो बाय डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है, माई डॉक्यूमेंट ही होती है। तो आंसर क्या होगा, सेव और ओपन करने की जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है कंप्यूटर में, दैट इज माई डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए हम लोगों ने ये ऐसा ही क्वेश्चन एक यूनिक्स के फॉर्म में भी पढ़ा था कि यूनिक्स हमारी टाइम शेयरिंग है, मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है या ऑल ऑफ दी अबव है। तो आंसर हुआ था ऑल ऑफ दी अबव।
तो इसका मतलब लाइनेक्स के केस में भी आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑल ऑफ दी अबव होने वाला है, क्योंकि ये भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग मोड को में एप्लीकेबल होती है। तो यहां भी क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। टाइम शेयरिंग में सबसे ज्यादा वैसे यूनिक्स ज्यादा फ्रूटफुल मानी जाती है ना। टाइम शेयरिंग में लाइनेक्स का योगदान बहुत कम होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आंसर करना है ना, तो बिल्कुल हम टाइम शेयरिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग इन अ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट देखिएगा, डिस्क लेबल नेम कैन बी अप टू डैश कैरेक्टर। अब देखो ये समझने वाली बात है कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। डिस्क लेबल, तो जब फ्लॉपी डिस्क आती थी मार्केट में तो आपने देखा होगा जो उसका लेबल होता था, जो ड्राइव शो होती थी, वो लेबल 1 और लेबल 2 के नाम से होती थी, है ना। जैसे लेबल 1 लेबल 2, तो लेबल लिखा रहता था उसके ऊपर फ्लॉपी डिस्क के केस में। तो यानी यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है एक तरीके से फ्लॉपी डिस्क के केस में जो कोई भी फाइल होती है वो कितने कैरेक्टर को सपोर्ट कर सकती है, या डिस्क लेबल कैन बी अप टू डैश कैरेक्टर, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आंसर क्या होगा, 11 कैरेक्टर्स तक ये सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे डिस्क लेबल कितना हो सकता है, अप टू 11 कैरेक्टर्स। थर्ड इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स इन विंडोज 7। विंडोज 7 में कौन से फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट किया गया, NTFS, BSD, EXT या ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा, विंडोज 7 के केस में NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज दी वेरी वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेस डैश की वाइल बूटिंग टू डिस्प्ले एडवांस्ड बूट मेन्यू। कह रहा है अगर हमें एडवांस्ड बूट मेन्यू में एंटर करना है तो कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे टू एंटर इनटू दी एडवांस्ड बूट मेन्यू ऑप्शन, F5, F6, F8 या डेल। तो ये भी काफी आसान सा है, हम लोगों ने कल के सेशन में ही बात करी थी कि अगर सेफ मोड में एंटर होना है तो वहां पर हम F8 की का प्रेस करेंगे और अपने सिस्टम को सेफ मोड में ओपन कर लेंगे। तो सेफ मोड कहें या एडवांस्ड बूट कहें ना, बात एक ही होगा। तो आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज F8। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बेसिक से जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना जिसको अभी डिस्कशन करना है हम लोगों को। तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आई थिंक कि यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होगा, राइट। वेरी गुड। तो अब यहां पर हम बात करेंगे एक टॉपिक की ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो है क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन क्राइटेरिया। देखिए इसको समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग ने क्या देखा था, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, जरा रिकॉल करने की कोशिश करिए। हम लोग ने ये देखा था क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पर दो प्रोग्राम एक ही रिसोर्स को लेने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वहां पर जो सेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। जहां हमारा फर्ज ये है कि हम एक प्रोग्राम को इस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की परमिशन दें, है ना, एक प्रोग्राम को, और दूसरे प्रोग्राम को तब तक वेट करवाएं जब तक पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना कर जाए या पहला प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो जाए, है ना। यही बात हुई थी क्रिटिकल सेक्शन की। और हमने एक अखाड़े का एग्जाम्पल लेकर भी बताया था कि जहां पर दो लोग लड़ रहे हैं, है ना, वो क्या है, वो जो एरिया है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन क्या है ना, क्या फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में होने ही चाहिए। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, है ना। पहला क्या है, अगर हम क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो पहला है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है प्रोग्रेस और तीसरा है बाउंडेड वेट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिकल सेक्शन को फुलफिल करने के लिए कौन से तीन क्राइटेरिया मस्ट हैं, या बेसिक क्राइटेरिया विच एनी सॉल्यूशन सेटिस्फाई। तो क्रिटिकल सेक्शन में हमारे तीन सॉल्यूशन क्या हैं, पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है प्रोग्रेस और तीसरा है बाउंडेड वेट।
अब ये तीनों क्या हैं जरा एक बार देख लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देखो नाम से ही पता चल रहा है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि आपस में समझदारी, है ना, आपस में समझ लिया जाए कि अच्छा ये प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, ये प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके की समझदारी को क्या बोला जाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोला जाता है। तो यहां दिया भी हुआ है, क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी एक्सेस्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन फैशन, यानी आपस में प्रोसेस ने डिसाइड कर लिया है कि पहले हम एग्जीक्यूट होंगे, फिर हम एग्जीक्यूट होंगे, और फिर हम एग्जीक्यूट होंगे। तो ये है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसके बाद है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, ओनली दोज प्रोसेस गोज इनटू द क्रिटिकल सेक्शन विच ओनली वांट टू कंप्लीट टू एंटर इनटू अ क्रिटिकल सेक्शन। देखिए कितनी बढ़िया बात की गई है। कहा है कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब क्रिटिकल सेक्शन में जाएं ऐसा जरूरी नहीं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जिस समय सिस्टम स्टार्ट होता है ना, उस समय पीछे बैकग्राउंड में कई सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। तो यही वो कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो। तो जिस प्रोसेस को उस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है वो अलग से रन कर सकता है, उसे यहां पर आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसे बोला जाता है प्रोग्रेस। और तीसरा है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट का मतलब क्या है कि हर एक प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाए कि आप 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होंगे, और 1 मिनट में आप हो जाते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, नहीं हो पाते हैं तो आप फिर से वेट करिए। तो इसे बोला जाता है क्या, बाउंडेड वेट। समझ गए आप। जैसे सपोज करिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे ट्रायल रूम, है ना। जैसे कि हम लोग को कोई भी ड्रेसेस खरीदनी होती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्रायल रूम में जाते हैं और चेक करते हैं क्या ये फिटिंग की है या नहीं। अब कई बार आप लोग देखते हैं कि किसी मॉल में सपोज करिए एक ही ट्रायल रूम है और कई सारे कैंडिडेट, कई सारे लोग उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं और चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, है ना। तो वहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहला क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दो लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया थोड़ी देर बाहर वेट करिए, हम जैसे ही आएंगे आपको एंटर करवा देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, उस ट्रायल रूम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, आम सहमति हो गई, है ना। तो इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है प्रोग्रेस। यानी जरूरी नहीं कि हर कोई उस ट्रायल रूम में जाए, है ना। जिसको लग रहा है कि उसकी फिटिंग का होगा कपड़ा, है ना, उसको वहां पर ट्रायल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हर किसी को उस ट्रायल रूम में नहीं जाना है। तीसरा क्या है, बाउंडेड वेट, है ना। वहां पर जो आपका गेट कीपर है उस ट्रायल रूम का, ट्रायल रूम का जो कीपर है, जो पर्सन है, उसने कह दिया है कि कोई भी पर्सन 5 मिनट से ज्यादा ट्रायल रूम में नहीं रुक सकता, है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बाउंडेड वेट। समझ में आ गया पूरा केस। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी एक्सेस इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन फैशन, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूजन फैशन में ये एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्रेस क्या है, ओनली दोज प्रोसेस गोज इनटू द क्रिटिकल सेक्शन विच ओनली वांट टू compete टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो ये सब केसेस क्यों पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको प्रोसेस की एक्टिविटी समझ में आ जाए कि किसी भी प्रोसेस में टकराव ना हो, किसी भी प्रोसेस में क्या ना हो, आपस में कोई भी कोलिजन ना हो, है ना। इसलिए ये आपको बताया जा रहा है कि प्रोसेस इंडिविजुअली चले। और तीसरा क्या है, बाउंडेड वेट मींस देयर मस्ट बी मैक्सिमम बाउंड अप टू विच अ प्रोसेस कैन वेट। एक फिक्स समय होगा जिस समय तक वो वेट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जा रहा है, इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्रोसेस वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। कह रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये हो सकता है कि कोई भी प्रोसेस बहुत लंबे समय तक वेट करे, है ना, क्योंकि आम सहमति हुई है यहां पर। लेकिन बाउंडेड वेट कहता है आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड द प्रोसेस विल बी बाउंड टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। यानी जो दूसरा प्रोसेस जो वेट कर रहा है ना, वो 5 मिनट के बाद अंदर जाएगा ही जाएगा। ये है आपका क्या, बाउंडेड वेट का केस। तो आई होप सो कि ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की सॉल्यूशन एल्गोरिथम में। ये जो अभी हम लोग ने देखा, ये सारी जितनी मेहनत की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? प्रोसेस को सिंक करने के लिए, है ना, कि प्रोसेस जो है वो आपस में बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो। तो ये तो हम लोग ने वर्बली बात कर ली कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। हम लोग ने वर्बली क्या बात करी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। फिर हम लोग ने बात करी कि प्रोग्रेस होना चाहिए वहां पर। फिर हम लोग ने बात करी कि वहां बाउंडेड वेट होना चाहिए। तो ये हम लोग ने थ्योरेटिकली बात करी। लेकिन अब इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट कैसे करें, इसके लिए पढ़ाई जाती है क्या? एल्गोरिथम, है ना। किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या जरूरी है? उसकी एल्गोरिथम को जानना, उसकी एल्गोरिथम को समझना। तो इसीलिए बना है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन एल्गोरिथम। हैव अ लुक। टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वी हैव 3 एल्गोरिथम। कह रहा है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब 3 एल्गोरिथम बनाई गई। पहली क्या है? टर्न वेरिएबल। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 एल्गोरिथम है, जिसमें पहला है टर्न वेरिएबल। नॉट एफिशिएंट, अभी हम बताएंगे इसका मतलब क्या है, बस आप समझते जाइए। दूसरा है फ्लैग वैल्यू। फ्लैग वैल्यू का मतलब है प्रॉब्लम इज डेडलॉक कंडीशन। तीसरा है पीटरसन सॉल्यूशन, मींस प्रॉब्लम इज वी कैन सिंक बिटवीन 2 प्रोसेसेस। और फिर आता है सेमाफोर, यानी प्रोवाइड सिंक बिटवीन एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। इसका मतलब ये अभी एल्गोरिथम के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली 4 फैक्टर का होना जरूरी है। अभी हम लोग ने 3 फैक्टर पीछे देखे, इसके साथ साथ ये 4 फैक्टर भी होने चाहिए। क्या क्या? पहला है टर्न वेरिएबल। टर्न वेरिएबल का मतलब क्या है? जैसे आप लोग ने देखा होगा कई बार, अगर हम ट्रायल रूम की बात करें, है ना, तो वहां पर बाहर एक बल्ब लगा रहता है। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, या आप ऐसे मॉल में गए हैं या नहीं गए हैं, है ना। बाहर ट्रायल रूम के बाहर एक बल्ब लगा रहता है कि जब वो पर्सन अंदर जाता है तो वो बल्ब ऑटोमेटिकली जल जाता है, और जब उसमें कोई नहीं होता तो वो बल्ब ऑफ होता है ना। तो इसके थ्रू भी पता चलता है कि उस ट्रायल रूम में कोई है या नहीं। या फिर हम लोगों ने हॉस्पिटल के केस का अगर एग्जाम्पल लें, है ना, तो वहां भी हम लोग ने इस चीज को नोटिस किया है कि जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई मरीज जाता है ना, तो बाहर एक बल्ब जल जाता है, और जब वो निकल के आता है, जब ऑपरेशन सक्सेसफुली या ऑपरेशन हो जाता है, तो वो बल्ब क्या होता है? बंद हो जाता है। तो कह रहा है टर्न वेरिएबल नॉट एफिशिएंट, यानी यहां पर ये बल्ब वाला केस होगा कि ताकि प्रोसेस को पता चल जाए कि अंदर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, और तब तक के लिए वो बाहर वेट करे। तो इसका मतलब एक केस 0 होगा और दूसरा 1 होगा, एक ऑन होगा और एक ऑफ होगा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर हमारा किस पर काम करता है? 010101 पे। तो यानी जब कोई भी प्रोसेस अंदर जाएगा तो 1 में होगा, और जब वो बाहर आएगा तो उसकी स्टेज क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब टर्न वेरिएबल की बात हो रही है। कह रहा है अगर ये एफिशिएंटली काम नहीं करेगा तो फ्लैग वैल्यू का हम यूज कर लेंगे। फ्लैग वैल्यू का मतलब क्या है? प्रॉब्लम इज डेडलॉक कंडीशन। फ्लैग वैल्यू का मतलब भी यही होता है 0 या 1, लेकिन यहां पर 0-1 को ना बोलकर इसे हम बोलते हैं ट्रू या फॉल्स, है ना। जैसे बूलियन अलजेब्रा में हम लोगों ने सुना है, वहां पर क्या होता है? 1-0 नहीं होता, वहां पर ट्रू होता ही है, ट्रू होती है वैल्यू, है ना, या फॉल्स होती है वैल्यू। तो ये ट्रू फॉल्स की बात किस में होती है? फ्लैग वैल्यू में। और प्रॉब्लम यहां पर क्या हो सकती है? डेडलॉक कंडीशन की, कि अगर प्रॉपर तरीके से हमने ट्रू और फॉल्स को इंडिकेट नहीं किया तो डेडलॉक की कंडीशन हमारी अपीयर हो जाएगी। फ्लैग वैल्यू इसलिए हमें बहुत समझ के देनी होती है। फिर है तीसरा पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन कहता है प्रॉब्लम इज वी कैन सिंक बिटवीन 2 प्रोसेस। कह रहा है कि अगर n नंबर ऑफ प्रोसेस नहीं होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 2 ही प्रोसेस को अगर हम डील करें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पीटरसन सॉल्यूशन इस नाम से क्वेश्चन बनता है। तो पीटरसन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पीटरसन बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने कहा सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है कि हम एक समय पर 2 ही प्रोसेस के बारे में सोचें, बाकी प्रोसेस के बारे में सोचे ही ना। वैसे अगर हम देखें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन पीटरसन ने अपना सॉल्यूशन देने के लिए क्या बात कही
कि प्रॉब्लम इज वी कैन सिंक बिटवीन टू प्रोसेसेस। सेमाफोर ने क्या कहा? सेमाफोर के कॉन्सेप्ट ने कहा प्रोवाइड सिंक बिटवीन एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। उसने कहा दो प्रोसेस नहीं होते, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं, उनको सिंक करना है ना। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ समझ में आया यहां पर? तो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी हम आपको बता दें कि ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, इतना इन डेप्थ में क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये इन डेप्थ नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाले हैं। अगर कभी भी प्रोसेस में वेरिएबल की बात की जाए तो समझ जाइएगा 0 और 1 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 0 और 1 की बात हो रही है। अगर फ्लैग की बात हो रही होगी तो समझ जाइएगा आंसर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देना है आपको। अगर कभी भी पीटरसन की बात हो रही होगी क्वेश्चन में तो समझ जाइए कि आपको आंसर क्या देना है जिसमें 2 प्रोसेस की बात हो रही हो। कितने प्रोसेस की बात हो रही हो? 2 प्रोसेस की बात हो रही हो। सेमाफोर अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिया है तो समझ जाइएगा कि आंसर क्या होगा जहां पे n नंबर ऑफ प्रोसेसेस की बात हो रही हो। क्या ये चीज समझ में आई? तो अभी हम लोगों ने एल्गोरिथम नहीं देखी है, अभी एल्गोरिथम की प्री रिक्विजिट के बारे में बात हो रही है कि एल्गोरिथम डिस्कस करने से पहले हमें ये प्री रिक्विजिट है कि हम वेरिएबल की बात करें, हम फ्लैग वैल्यू को देखें, हम पीटरसन सॉल्यूशन को भी एक बार देखें, हम सेमाफोर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन वाया मेथड, इसके क्या क्या एल्गोरिथम हैं, क्या क्या मेथड हैं, है ना। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहां पर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करें तो मेथड क्या क्या दिए गए सिंक करने के लिए, है ना। तो पहला है सेमाफोर, दूसरा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तीसरा है बैरियर और चौथा है स्पिन लॉक। सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करिएगा, सिर्फ नाम पर फोकस करिएगा। देखो थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी एग्जाम में, है ना। तो आपको पता क्या होना चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, आपको यह पता होना चाहिए सेमाफोर क्या होता है, आपको यह पता होना चाहिए बैरियर क्या होता है ना। आपको यह पता होना चाहिए स्पिन लॉक क्या होता है। तो ये जो टर्म्स हैं जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, है ना, बस ये याद रखिएगा। बाकी कितने तरीके के क्या होते हैं ये मैटर नहीं कर रहा है। तो सेमाफोर का मतलब क्या होता है? वेट एंड सिग्नल। सेमाफोर का मतलब क्या होता है? वेट और सिग्नल। वेट और सिग्नल का मतलब वही है ना, ऑपरेशन थिएटर समझ जाइए कि अगर लाइट जल रही है तो वेट है और लाइट बंद हो गई तो इसका मतलब सिग्नल है कि नेक्स्ट पेशेंट अंदर जा सकता है या वो टास्क क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है ना। तो दैट इज वेट एंड सिग्नल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? लॉकिंग। म्यूचुअली डिस्कस करके यानी आपस में समझौता हो चुका है लॉक करने का कि कब प्रोसेस अंदर जाएगा और कब बाहर आएगा, है ना। ये आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो चुका है। जैसे प्रिंटर के केस में यही होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है वो प्रिंटर के स्पूलिंग प्रोसेस में होता है। जब भी हम लोग कोई प्रिंट निकालते हैं तो दो प्रोसेस के बीच में, दो पेजेस के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है कि पहले वाला पेज जब बाहर निकलेगा तो दूसरा वाला पेज अंदर जाएगा, है ना, और फिर वो प्रिंट होके बाहर निकलेगा। तो ये होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बैरियर, बैरियर का मतलब रुकावट, यानी कितनी देर तक प्रोसेस को वेट करना है ना, दैट इज कॉल्ड बैरियर। और स्पिन लॉक का मतलब क्या होता है अभी देखते हैं। तो सबसे पहले सेमाफोर को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं कि सेमाफोर बेसिकली है क्या। तो सेमाफोर में हमने आपको क्या बताया था कि यहां पर क्या होता है? अ सेमाफोर इज सिंपली अ वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है जो हम प्रोसेस को असाइन कर रहे हैं। दिस वेरिएबल इज यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। और ये इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को हम दूर कर पाए और कोई भी प्रोसेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करे। इट यूजेस टू ऑपरेशन, वेट एंड सिग्नल। ये दो ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है, एक है वेट, दूसरा है सिग्नल। वेट का मतलब होता है -1 और सिग्नल का मतलब होता है +1। A semaphore either allows or disallow access to the resource which depend on how it is set up. समझ गए? सेमाफोर मीन्स अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म। यानी सेमाफोर का मतलब इन शॉर्ट क्या है? वेट या सिग्नल या सिग्नलिंग मैकेनिज्म, या फिर वो बल्ब याद रखिएगा सेमाफोर के केस में जो अभी हमने आपको बताया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, दूसरा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन।
म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब हमने आपको क्या बताया, आम सहमति। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो भी हमने आपको बताई कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के केस में जो सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है वो क्या है कि बहुत लंबे समय तक वेट करना हो किसी भी प्रोसेस को, है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। देख लेते हैं। तो ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, बिल्कुल लॉकिंग मैकेनिज्म है। एक पहला वाला जाएगा, वो अपने आप को बंद कर लेगा अंदर, है ना, और दूसरा वाला वेट करेगा। जब पहले वाला बाहर निकलेगा तो दूसरा वाला अंदर जाएगा, है ना। तो ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, समझ में आ गया होगा। वहीं सेमाफोर कैसी मैकेनिज्म है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म है ना। डिफरेंस समझते जाइएगा बहुत प्यार से। सेमाफोर सिग्नलिंग है, जबकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, लॉकिंग है। This is a situation when both program P1 and P2 want to access the shared resource kept under the critical section। यानी P1 और P2 एक ही जगह पर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपस में क्या है, आम सहमति है। Only one process enter into the critical section and other is lock called mutual exclusion। एक एंटर होगा और दूसरा लॉक हो जाएगा, यानी दूसरा वेट करेगा अपने टर्म का। When no two processes can be in critical section at the same time, this state is known as mutual exclusion। कह रहा है जब दो प्रोसेस एक ही समय पर एक जगह पर नहीं होते, इसी को हम कहते हैं क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रेस कंडीशन। और कह रहा है यही एक प्रॉपर्टी है जो रेस कंडीशन से भी हमें प्रिवेंट करती है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यूज क्यों किया जा रहा है, सेमाफोर का यूज क्यों किया जा रहा है। तीसरा है आपका बैरियर की कंडीशन। बैरियर का मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए बैरियर का मतलब ये है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है एकदम, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि दो भाई हैं, ठीक, दो भाई हैं जो जाते हैं एक मॉल में ड्रेस लेने के लिए। ठीक, दो भाई हैं जो मॉल में जाते हैं ड्रेस लेने के लिए। अब एक भाई को पसंद में आ जाती है टी शर्ट, है ना, उनको क्या चाहिए, एक को टी शर्ट चाहिए और जीन्स चाहिए। तो यानी टी शर्ट और जीन्स के सेट चाहिए, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी। अब अब ये बैरियर क्या कहलाता है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहले वाले को टी शर्ट समझ में आ गई, दूसरा वाला वेट कर रहा है, और जब पहले वाला क्या क्या कर रहा है, पहले वाले को टी शर्ट समझ में आ गई, उसने कहा ठीक है ये टी शर्ट मेरी डन कर दो, मुझे लेनी है। लेकिन दूसरे वाले को टी शर्ट समझ में नहीं आई, तो पहले वाला भी क्या कर रहा है, दूसरे वाले के साथ में मिलकर उसको टी शर्ट पसंद करवा रहा है। जब तक दोनों के पास टी शर्ट नहीं हो जाती तब तक ये काम चल रहा है। जब दोनों के पास टी शर्ट हो गई तो फिर अब दोनों जीन्स लेने के लिए गए, तो पहले वाले ने जीन्स ली, फिर दूसरे वाले ने जीन्स ली। यानी इस चीज को बड़े अच्छे से समझिएगा, यहां बैरियर है। यानी ये भी तो हो सकता था कि पहले वाला पहले दोनों खरीद लेता, है ना, वो अपने लिए टी शर्ट भी खरीद लेता और जीन्स भी खरीद लेता, फिर दूसरा वाला पर्सन खरीदता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने आपस में क्या किया, अपने काम को सिंक कर दिया। यानी पहले वाले ने टी शर्ट खरीदी तो दूसरे वाले ने भी चॉइस कर ली, फिर दूसरे वाले ने जीन्स खरीदी तो दूसरे वाले ने भी साथ में मदद कर दी। तो यानी ये है एक बैरियर। इसका मतलब कि अगर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक समय पर काम कर रहे होंगे तो इससे पहले कि एक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो, वो दूसरे को मौका देगा कि चलो तुम भी कुछ एग्जीक्यूट हो जाओ, और दूसरा वाला फिर तीसरे वाले को भी ये टाइम देगा कि चलो तुम भी कुछ एग्जीक्यूट हो जाओ। फिर तीनों एक लेवल पर पहुंच जाएंगे और फिर तीनों एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। बात समझ में आई? ये होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यानी तीन या तीन से ज्यादा प्रोसेस अगर वहां पर काम कर रहे हैं तो पहले वाला थोड़ा एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसने वेट किया दूसरे का, दूसरा वाला फिर उतना ही एग्जीक्यूट हुआ और तीसरे वाले का वेट किया, और फिर तीनों आखिरी में मिलकर जहां पहुंचे थे वहीं पर रुक गए और एक साथ एग्जीक्यूट हो गए। तो इससे फायदा क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा कि तीनों प्रोसेस एक ही समय पर एग्जीक्यूट होंगे, है ना। तीनों प्रोसेस का जो डिपार्चर टाइम होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। अराइवल टाइम भले ही अलग अलग हो, है ना, लेकिन डिपार्चर टाइम क्या होगा, सेम होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बैरियर, है ना। जैसे हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, कहीं जैसे किसी शादी में जाना है ना, कई सारे दोस्त मिलके जा रहे हैं,
तो हम लोग एक पार्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर सब लोग मिलेंगे, है ना, फिर एक कैब कर लेंगे या एक गाड़ी कर लेंगे और उसके बाद सब लोग एक साथ वहां से चलेंगे। तो क्या हुआ, अलग अलग समय पर घर से हर कोई अलग अलग टाइम पर निकल रहा है, लेकिन वो एक हम लोग ने डेस्टिनेशन डिसाइड की हुई है ना, जहां पर हर कोई आकर मिल रहा है और फिर वहां पर मिलकर उस वेन्यू पर पहुंच रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बैरियर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, आखिरी है आपका स्पिन लॉक। स्पिन लॉक का मतलब क्या है, ये भी देखो लॉकिंग मैकेनिज्म है ना, नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्पिन लॉक भी क्या है, एक लॉकिंग मैकेनिज्म है। लेकिन डिफरेंस यहां पर क्या है, देखने में काफी मजा आने वाला है ना, समझिएगा इसको। द बेसिक फॉर्म ऑफ लॉकिंग इन द लाइनेक्स कर्नल इज द स्पिन लॉक। कह रहा है स्पिन लॉक का यूज कौन करता है, लाइनेक्स कर्नल करता है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में स्पिन लॉक वाली लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज होता है। नंबर 1, स्पिन लॉक वेट इन अ लूप। स्पिन का मतलब क्या होता है, वो देखा होगा ना, एक फिरकी टाइप की जो होती है ना, जो नाचती रहती है, तो वही एक तरीके से वैसे ही ये काम करता है। स्पिन लॉक वेट इन अ लूप मतलब स्पिन टिल द अदर कोर रिलीजेस द लॉक। यानी एक तरीके से ताला लगाने वाला ही कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में समझा, लेकिन ये सर्कुलर ताला है ना, समझते हैं इसको। दिस प्रिवेंट द थ्रेड फ्रॉम losing its quantum and continue as soon as the lock gets released। यानी पहला वाला जाएगा ताला लगा लेगा, दूसरा वाला जाएगा ताला लगा लेगा, है ना, पहला वाला रिलीज होगा, इस तरीके से लूप चलता ही रहेगा। द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ स्पिन लॉक अलाउज अ कर्नल टू यूटिलाइज इट इन ऑलमोस्ट एनी स्टेट, नॉट टू हैव एनी सेक्शन ऑफ कोड इनसाइड अ स्पिन लॉक अटेम्प्ट टू एक्वायर अ लॉक ट्वाइस, दिस रिजल्ट इन डेडलॉक। अब समझो इसको क्या है। देखिए इसके पहले वाले केस में, जितनी भी केसेस में हम लोग ने बात करी, वहां पर था क्या, हर एक में बात एक ही हो रही थी कि एक समय पर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, है ना, वहीं दूसरे समय पर दूसरा प्रोसेस आएगा और वो एग्जीक्यूट होगा। नहीं हुआ तो वो वेट करेगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पिन लॉक का मतलब होता है कि एक प्रोसेस को एक से ज्यादा बार मौके देना। जैसे पहला वाला सपोज करिए 1 मिनट के लिए क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि उसको 5 मिनट चाहिए थे, लेकिन हमने टाइम कितना दिया, 1 मिनट का, तो वो 1 मिनट में जाकर अपने आप को बंद कर ले रहा है अंदर। फिर दूसरा वाला वेट कर रहा है, 1 मिनट ओवर होते ही दूसरा वाला जा रहा है, वो अपने आप को बंद कर ले रहा है, फिर वो 1 मिनट के बाद निकल रहा है, फिर क्योंकि 5 मिनट उसको चाहिए थे, है ना, तो इस तरीके से वो 5 बार अंदर जा रहा है और 5 बार वो बाहर जा रहा है। कह रहा है इस 5 बार अंदर बाहर होने की पूरी तैयारी के साथ जो ये काम हो रहा है, इसमें बहुत समय भी खराब हो रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को काफी समय लग रहा है ये सोचने में कि कोई प्रोसेस अंदर जा रहा है फिर बाहर जा रहा है। तो ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो उतना ही क्या है, खतरनाक स्टेज है। और कह रहा है इस केस में भी डेडलॉक कंडीशन आपकी हो सकती है। दिस केस ऑल्सो रिजल्ट इन अ डेडलॉक कंडीशन। कब? Not to have any section of code inside a spin lock, attempt to acquire a lock twice। अगर 2 बार किसी ने अपने आप को लॉक लगा लिया, है ना, तो कह रहा है इस केस में डेडलॉक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 1 मिनट के अंदर प्रोसेस बाहर आ ही जाए, है ना, हो सकता है कुछ टाइम में कंफ्यूजन हो और वो अंदर ही रह जाए और दूसरा वाला जाकर अंदर वाले के साथ क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इस केस में कह रहा है डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेडलॉक कंडीशन। तो ये है आपका स्पिन लॉक। इसका मतलब हम लोगों ने स्पिन लॉक से क्या समझा कि स्पिन लॉक में जो होगा वो लूप होगा, ये मैंडेटरी है ना। स्पिन लॉक में क्या होगा, ये एक लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसमें लूप मैंडेटरी है। बस यही चीज हम लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, स्पिन लॉक के बारे में कुछ और भी दिया हुआ है। इन द प्रोसेस वेटिंग इन अ वाइल लूप व्हेन क्रिटिकल सेक्शन इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, यानी वाइल लूप यहां पर चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है टेस्ट एंड सेट या स्वैप, यानी यहां पर जो कमांड यूज होते हैं स्पिन लॉक के केस में, वो कमांड क्या यूज हो रहे हैं, टेस्ट और सेट हो रहा है और साथ में स्वैप हो रहा है। यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम कॉन्करेंट एक्सेस, इसका यूज किया जा रहा है कॉन्करेंट एक्सेस से रोकने के लिए, यानी एक साथ कई सारे प्रोसेस एंटर हों, इससे रोकने के लिए एक ताला लगाया जा रहा है और उसको सर्कुलर फॉर्म में किया जा रहा है।
है ना, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पिन लॉक बोल रहे हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है, अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ सीपीयू आर वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिंग दी वाइल स्टेटमेंट, है ना, जो अभी हमने आपको बताया कि अंदर बाहर होने में काफी समय वेट करना पड़ रहा है और सीपीयू का काफी टाइम जो है वो वेस्ट भी हो रहा है। तो डिसएडवांटेज इसका क्या हुआ, अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ सीपीयू आर वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिंग दी वाइल स्टेटमेंट। समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जरा इसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसा ना हो कि मैं आपको कहानी सुनाता जाऊं और आप चीज को समझ ही ना पाए, है ना, इस बात को जरा समझिएगा। हेलो, I am in lecture. I will call you after 10 to 15 minutes. Okay. Okay. So, तो हम लोग बात यहां पर क्या कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि मैं आपको मतलब कहानी सुनाता ही चला जाऊं और आपको यही ना पता चले कि बात चल किसकी रही है ना। तो कहानी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद में आप पूछें कि सर ये चल क्या रहा था। तो बात यहां पर हो रही थी किसकी, प्रोसेस को सिंक करने की। और हम लोगों ने इतनी सारी मेहनत कर डाली कि प्रोसेस को कैसे हम सिंक करके रखेंगे, प्रोसेस को सिंक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। इसके लिए अलग अलग टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे क्रिटिकल सेक्शन। कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में कब जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए उसको कितनी स्टेजेस से गुजरना होगा, उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी, है ना। यही अभी तक हम लोग ने समझा। और ये सारी जो मेहनत हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि वी कैन अवॉइड अ डेडलॉक कंडीशन। हम किसी भी तरीके से एक ही समय पर दो प्रोसेस को एक साथ एंटर ना होने दें, है ना। सारी जितनी भी मेहनत चल रही है वो इसी को लेकर चल रही है। और अगर वो एंटर हो जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक कंडीशन बोलते हैं, है ना। तो अब हम यहां पर ये समझने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर डेडलॉक होता है तो डेडलॉक क्यों होता है और डेडलॉक आखिरकार होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। इसको इन डेप्थ में जान लेते हैं। तो अगर प्रोसेस हमारा सिंक नहीं हो पाया, इतनी मेहनत जो हम लोग ने करी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, है ना, तो एंड रिजल्ट क्या होगा, डेडलॉक होगा। तो देख लेते हैं आखिरकार डेडलॉक क्या है, ये कैसे काम करता है। हैव अ लुक। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही क्या है कि एक समय पर कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं, है ना। और हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में काम कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बात समझ में आ रही है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स की, रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं होता, प्रोसेस मूव्स इन वेटिंग स्टेज। प्रोसेस क्या होता है, वेटिंग स्टेज में मूव हो जाता है। समझ में आया, यही तो हो रहा है। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में जो प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्स चाहते हैं, लेकिन रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस में अवेलेबल है तो वो अवेलेबल ही नहीं है, वो बिजी है। तो प्रोसेस जो है जिसको वो रिसोर्स चाहिए वो मूव हो जाता है किसमें, वेटिंग स्टेज में, है ना। यही पूरा केस है। इफ अ प्रोसेस अनेबल टू चेंज इट्स वेटिंग स्टेट, कह रहा है वेट करने के बाद, है ना, उसे या तो वो रिसोर्स मिल जाए, लेकिन अगर उसे वो रिसोर्स नहीं मिलता, इफ अ प्रोसेस अनेबल टू चेंज इट्स वेटिंग स्टेट indefinitely because the resource requested by it are held by another waiting process, क्योंकि वो जो जिसका इंतजार कर रहा है रिसोर्स का, वो तो भाई साहब बिजी हैं किसी दूसरे के साथ, देन सिस्टम इज सेट टू बी डेडलॉक। तो पहले वाले को जो चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा क्योंकि दूसरा वाला उसका इस्तेमाल कर रहा है ना। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डेडलॉक बोलेंगे। समझ में आ गया। यानी एक ऐसी शादी में आप गए हैं जहां पर आपको प्लेट चाहिए, लेकिन प्लेट कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है ना, और वो उस प्लेट को रिलीज नहीं कर रहा है। तो वो उस प्लेट को रिलीज करेगा, फिर वो प्लेट जो है वो साफ की जाएगी, फिर वो आपको मिलेगी। तो ना तो वो प्लेट छोड़ने को राजी है ना, और ना आपको मिल रही है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेडलॉक स्टेज, है ना। या डेडलॉक एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन और भी हो सकती है। और वो कंडीशन क्या है, आप किसी मैरिज में गए, किसी शादी में गए, है ना, वहां पर एक प्लेट थी, एक बाउल थी साथ में, आपको बाउल मिल गई और उसको प्लेट मिल गई,
जिसके पास बाउल है उसको प्लेट चाहिए, और जिसके पास प्लेट है उसको बाउल चाहिए, है ना। अब ना तो आप उसको बाउल दे रहे हैं और ना वो आपको प्लेट दे रहा है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। तो यानी रिसोर्स बिजी हैं और वो उस रिसोर्स को छोड़ नहीं रहे, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेडलॉक होगा। समझ गए। तो डेडलॉक क्या है, प्रोसेस इज इन इनफाइनाइट वेटिंग स्टेज। इनफाइनाइट वेटिंग स्टेज में अगर वो लग गया, है ना, तो क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड डेडलॉक कंडीशन। समझ गए डेडलॉक क्या है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डेडलॉक कंडीशन में जो वेट होता है वो फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है ना। तो आप कहेंगे इनफाइनाइट वेट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेडलॉक मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में लगता है, मल्टी टास्किंग में लगता है, मल्टी प्रोसेसिंग में लगता है, या किस केस में डेडलॉक लगता है। तो आप क्या बोलेंगे, डेडलॉक लगता है किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग कंडीशन। समझ में आ गया। तो दो ही आपको चीजें यहां से याद रखनी है। पहला, डेडलॉक के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होना जरूरी है, और दूसरा केस क्या, इनफाइनाइट वेटिंग टाइम इज कॉल्ड अ डेडलॉक। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है सिस्टम मॉडल में डेडलॉक के लिए तीन प्रोसेस जरूरी हैं, और ये तीन प्रोसेस क्या हैं, एवरी प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर दी सोर्स, या रिसोर्स कह सकते हैं, यानी हर एक प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स की। इफ इंटरटेन देन प्रोसेस विल यूज द रिसोर्स, कह रहा है अगर उसको वो मिल गया तो वो उस रिसोर्स को यूज कर लेगा या सोर्स को यूज कर लेगा। प्रोसेस मस्ट रिलीज द रिसोर्स आफ्टर यूज, कह रहा है प्रोसेस जो है वो उसको यूज करने के बाद क्या कर दे, छोड़ दे। अगर ऐसा होता है तो डेडलॉक की कंडीशन नहीं होगी, है ना। लेकिन क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता, और इसी कंडीशन में क्या लगता है, डेडलॉक लगता है ना, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो वेटिंग टाइम हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डेडलॉक। समझ गए हैं। तो नेसेसरी कंडीशन डेडलॉक की क्या है, जरा देखते हैं। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है होल्ड एंड वेट, तीसरा है नो प्रीमिशन, और चौथा है सर्कुलर वेट। तो डेडलॉक की हमारी टोटल कंडीशन कितनी होती हैं, चार कंडीशन। पहली कंडीशन हम लोग समझ चुके हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, आम सहमति के साथ में, है ना, अगर हम किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएं तो डेडलॉक नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, होल्ड एंड वेट, यानी पहला वाला क्या कर रहा है, होल्ड करके रखा हुआ है, और दूसरा वाला वेट कर रहा है उस कंडीशन पे, है ना। तो अगर रिलीज हो गई ये कंडीशन तो इसका मतलब डेडलॉक नहीं लगेगा। नो प्रीमिशन, देखिए अगर प्रीम्प्ट हो जाएगा, है ना, तो डेडलॉक वैसे ही नहीं लगेगा। अगर छीन ले, जैसे सपोज करिए कि आपके पास प्लेट है, सामने वाले के पास बाउल है ना, तो यहां पर लड़ाई क्या हो रही है जरा देखिएगा, क्योंकि दोनों बहुत सीधे साधे से लोग हैं और दोनों इंतजार कर रहे हैं कि वो प्लेट देगा, वो कह रहा है वो बाउल देगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर वो छीन ले, अगर प्रिम्प्ट हो जाए तो डेडलॉक की कंडीशन लगेगी नहीं। तो डेडलॉक की कंडीशन लगने के लिए क्या जरूरी है कि नो प्रीमिशन का केस, छीना झपटी ना हो, दोनों शांत अपने नंबर का इंतजार करें, और वो इंतजार करते ही रहेंगे, वेटिंग टाइम लंबा हो जाएगा और डेडलॉक लग जाएगा। सर्कुलर वेट, यानी बार बार प्रोसेस अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, है ना, और ये काम चलता ही चला जाएगा और वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका, और इस केस में भी क्या होगा, डेडलॉक लग जाएगा। तो डेडलॉक लगता है चार कंडीशन की वजह से। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना, आप दोनों ने सहमति कर ली, देखो पहले मैं जाऊंगा बाद में तुम जाओगे, पहला वाला चला गया, वो निकला ही नहीं, तो वेट बढ़ गया, क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। होल्ड एंड वेट, है ना, पहले वाला होल्ड कर रहा है, दूसरा वेट कर रहा है। नो प्रीमिशन, कोई छीना झपटी नहीं हो रही, और चौथा है सर्कुलर वेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेडलॉक होने के लिए कौन सा केस मैंडेटरी है ना। तो आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया है कि डेडलॉक होने के लिए चार केसेस का होना जरूरी है, म्यूचुअल, होल्ड एंड वेट, नो प्रीमिशन, या सर्कुलर वेट। अब बताइए यहां तक जितना आपने पढ़ा, यहां तक कुछ ना समझ में आया हो तो पूछिए, और समझ में आ गया हो तो एक बार ओके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स।
ठीक है, चलो वेरी गुड। आई होप सो कि सबको समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन को यहीं तक रोकते हैं ना, बाकी कैरी ऑन करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।